तो सबका स्वागत है आज के माई एचबी प्रोग्राम में। लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई एचबी प्रोग्राम टुडे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हीमोग्लोबिन, आरबीसी, एनीमिया, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिसेंटली क्या क्या ब्रेक थ्रू हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें एनीमिक बना रही हैं, जो हमें हमारे जो लाइक आरबीसी का जो फंक्शन है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन है, उसमें क्या क्या चेंजेस एंड चैलेंजेस आ रहे हैं आज के लाइफस्टाइल की वजह से। इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे हम। सो आई एम ऑडिबल? किसी ने मैसेज लिखा है कि वॉइस नहीं आ रही। आई एम ऑडिबल? आप मुझे थम्स अप दिखा के वो कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। अपनी डिवाइस की आप चेक कर लीजिए। थैंक यू। राइट। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम ब्लड के बारे में बात करते हैं तो उसका रंग लाल ही होता है। सबने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में। और लाल जो रंग है वो बेसिकली आयरन को और आरबीसी को एक तरीके से इंडिकेट करता है, एक तरीके से उसी के कारण वो होता है। हमें हम ब्लड के क्या क्या काम है ब्लड में? देखिए, वाइट ब्लड सेल भी हैं, रेड ब्लड सेल भी हैं और प्लेटलेट्स भी हैं। जो रेड वाली जो सेल्स होती हैं, जिनको हम हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, जो रेड वाली सेल होती हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। ऑक्सीजन को कैरी करके हर सेल तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाती हैं। और ऑक्सीजन जब बॉडी को मिलती है तो ऑक्सीजन के कारण ही एनर्जी बॉडी में प्रोडक्शन होता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता। और ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन के बिना, आपके आरबीसी के बिना आपकी बॉडी में नहीं ट्रेवल कर सकती। तो हमारा जिंदा रहना आरबीसी के उस पे ही डिपेंडेंट करता है। इसके अलावा ब्लड में एक हमारी डिफेंस सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, इसके कारण हम बीमारियों से लड़ते हैं। और उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे ब्लड का जो लाइक क्लोटिंग फैक्टर है, वो जम लिक्विड भी रहे और इतना भी लिक्विड ना रहे कि वो हमारी ब्लड आर्टरीज, वेन से बाहर आना स्टार्ट करे। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं ब्लड में, जिनका अपना अपना एक रोल होता है। राइट। सो आज के टाइम पे आप देखेंगे इंडिया में हर 100 में से 60 महिलाएं जो हैं वो एनेमिक हैं। आयरन की डेफिशिएंसी अकेला एनेमिक नहीं है। बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसी, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके कारण उनमें खून की कमी है। और मेल की कंडीशन की बात करें तो लगभग लगभग 100 में से 40 से 45 मेल इससे एनीमिक कंडीशन में है। पर रियल में यूटिलाइजेशन जो है, आरबीसी का जो बाउंडिंग कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन को बाउंड करने की कैपेसिटी है, उस पे भी हम बात करेंगे। यदि आरबीसी है समटाइम उसके बाद भी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो कम रहती है, ऑक्सीजन को यूटिलाइजेशन की बॉडी में कैपेसिटी कम रहती है। सो ये यदि वर्ल्ड वाइड आप बात करें तो लगभग लगभग 1 बिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया। खून की कमी 1 बिलियन पीपल में है। तो सबसे ज्यादा, यदि मोस्ट डेफिशिएंट, सबसे जो मिनरल है पूरे इंसानों में, सबसे कम जिसकी, सबसे सबसे ज्यादा जिसकी डेफिशिएंसी है वो हमारा लाइक आयरन ही है। तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। आइए मैं इसको एक आईपैड से कनेक्ट कर लेते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए।
सो थोड़ी सी बारीकियों को समझ लेते हैं कि कैसे हमारा ब्लड बनता है, क्या चीजें होती हैं, और कैसे ये सारी चीजें आज के टाइम पे ये एनीमिक जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सो एक मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ। ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, उसके बनने को हम बोलते हैं एराइथ्रोपोइसिस। एराइथ्री का मतलब है, एराइथ्रो का मतलब है आरबीसी, पोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन, उसका बनना, राइट। सो आरबीसी के बनने को साइंस की लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में इराइथ्रोपोसिस बोलते हैं, यानी कि ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तीन स्टेज होते हैं, वो पहले ओरिजिनेट होती है, फिर उनका डेवलपमेंट होता है, फिर मैच्योरेशन होता है। लगभग लगभग आरबीसी की जो लाइफ है वो 120 दिन की होती है। तो इसका मतलब ये है कि 4 महीने की, 3 से 4 महीने की ये सर्वाइवल होते हैं। और दूसरी एक टर्म आती है हीमोपोइसिस। मैं इसमें एक ईपीओ आपको लिखा हुआ है। ईपीओ का मतलब होता है आपके एक अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो इसी से रिलेटेड है। एराइथ्रो पोएटिन नाम का एक हार्मोन होता है, उस वो हमारी बोन मैरो को इंफॉर्मेशन देता है कि आप आरबीसी बनाना स्टार्ट कीजिए, राइट। आरबीसी कहाँ बनती है? ये आपकी बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो यानी कि जो रेड सेल, रेड एरिया होता है हड्डी में, उस वाले एरिया में हमारे आरबीसी बनती है। सो रेड बोन मैरो जो एरिया है उसमें हमारी आरबीसी बनती है। सो पूरे ब्लड को का बनने को हम हीमोपोइसिस बोलते हैं या हिमेटोपोइसिस बोलते हैं। और आरबीसी या ब्लड बनने के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, आयरन है, फोलिक एसिड है, बी 12 है। अब लोग यहाँ तक ही जानते हैं कि आयरन खा लो, फोलिक एसिड खा लो। बी 12 की भी डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट इंडियन में 80% के आसपास है। तो यदि बीट आप आयरन खा रहे हैं या फोलिक एसिड खा रहे हैं, यदि बी 12 नहीं है, तो क्या होगा? क्या आपका आरबीसी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा भी आज की रिसेंट स्टडी में पाया गया है, यदि आप जिंक नहीं है, जिंक की डेफिशिएंसी है, और आप ये तीनों चीज खा रहे हैं बट जिंक नहीं है, तो आपका आयरन जो आप खा रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन जो है और जो एब्जॉर्प्शन है वो सही से नहीं हो पाता। आप खाते हैं वो बॉडी से बाहर निकलता रहता है और उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं होता। और जिंक चाहिए आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में चाहिए। इम्यूनिटी बूस्ट होगी। देखिए, ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ कि इम्यूनिटी कैसे रोल प्ले करती है आयरन में। बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी जो लो होती है उसमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक हमारा दूसरा मिनरल भी होता है, उस मिनरल का नाम है मैग्नीशियम। वो भी आरबीसी के प्रोडक्शन और उसकी मेंटेनेंस में हेल्प करता है। जैसे बन तो गया, उसकी मेंटेनेंस करनी बहुत जरूरी है कि भाई वो 120 दिन तक जी पाए, अच्छे से काम कर पाए। तो उसके लिए मैग्नीशियम चाहिए। और हीमोग्लोबिन, आप एचबी जो टेस्ट करवाते हो, उसका सिंथेसिस जो होता है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमो, ये एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में पाया जाता है, इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है वो मैग्नीशियम के बिना नहीं हो सकता। तो हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नीशियम भी चाहिए, और उसका आयरन का यूटिलाइजेशन के लिए भी मैग्नीशियम चाहिए। अब यदि बी 6 आप नहीं लेते, विटामिन बी 6 नहीं लेते, तो होता क्या है, बी 6 की वजह से ही हीमोग्लोबिन और आरबीसी बनते हैं, इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। यदि ये ना हो तो क्या होगा? माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। ये क्या होता है? देखिए, दो टाइप का एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, साइटिक का मतलब सेल। एनीमिया यानी कि आरबीसी की कमी। यानी कि आपके आयरन भी दे दिया, बी 12 भी दे दिया आपने, आपने फोलिक एसिड भी दे दिया, यदि बी 6 नहीं दिया तो होगा क्या कि आपके आरबीसी सेल का साइज छोटा रह जाएगा बनने में।
जैसे होता है ना, आपके पूरा प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, या लाइक आप पूरी डाइट नहीं रहते, हाइट कम हो जाती है, या पूरा बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ऐसे यदि B6 नहीं होगा तो हमारी आरबीसी जो सेल है वो छोटी बनेगी, और छोटी बनेगी तो वो फंक्शनल नहीं हो पाएंगी, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगी। साथ में यदि B3 भी मिला दिया जाए तो आरबीसी की जो हेल्थ है और बॉडी में जो ऑक्सीजन के साथ एनर्जी प्रोडक्शन है वो बेटर हो जाएगा, तो आप ज्यादा स्ट्रोंग फील करेंगे B3 इसमें इन्वॉल्व होने के साथ, क्योंकि B3 चाहिए आपके माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपका आयरन का फंक्शन क्या है। आयरन के फंक्शन को जब हम समझते हैं तो इसका पहला काम क्या है, ऑक्सीजन को आपके लंग्स से, आपके लंग्स वाले एरिया से ऑक्सीजन को ये क्या करवाता है, पूरी बॉडी में लेके जाता है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप जी नहीं सकते, इसके बिना आपकी बॉडी में एनर्जी बनी ही नहीं सकती। क्योंकि आप जब जो खा रहे हैं वो पचा के आपके ब्लड में जा रहा, ब्लड से सेल में जाके उसकी एनर्जी, बिना ऑक्सीजन के बिना वो एनर्जी नहीं बना सकता। सो एनर्जी प्रोडक्शन, देखिए आयरन चाहिए आपके डीएनए के सिंथेसिस के लिए, डीएनए को बनाने के लिए भी आयरन आपको चाहिए। यदि आपका आयरन की कमी है तो आप ये समझ लीजिए आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी लाइक नई सेल बनना बंद हो जाएंगी, क्योंकि डीएनए नहीं बनेगा तो नई सेल नहीं बन सकती, क्योंकि हर सेल में एक नए डीएनए की सेम कॉपी जाती है। आयरन हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और एक टी सेल होती है, टी सेल का होता है, ये एक तरीके से आर्मी है, हमारी आर्मी है, जो हमें लाइक जो भी पैथोजन से लड़ने की शक्ति देती है। जैसे कोई भी अंदर बैक्टीरिया वायरस आता है तो ये टी सेल ही उसको मारने के लिए सबसे पहले तैयार रहती है, हमारी आर्मी है। तो आयरन नहीं है तो इम्यूनिटी भी लो रहेगी, स्टेमिना भी लो रहेगा, एनर्जी भी लो रहेगी, ग्रोथ भी लो रहेगी। ये कुछ चीजें आप आयरन के मेन फंक्शन है। यदि इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या इसके सिम्टम्स आते हैं, कैसे पता लगाओगे कि इसके सिम्टम्स ये हैं कि आयरन की इसमें कमी है। तो आयरन की कमी में सबसे पहला फंक्शन, सबसे पहली चीज आपको दिखेगी, फटीग दिखेगा। फटीग क्या होता है, लो एनर्जी रहेगी। लो एनर्जी क्यों रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन को वही कैरी करता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो एनर्जी कम बनेगी, एनर्जी कम बनेगी तो आपको सारा दिन लगेगा बहुत थके हुए, फटीग लगेगा। आपके जो नाखून है वो और आपकी स्किन है, स्किन थोड़ी सी येलो पहले टाइप की दिखनी स्टार्ट होगी, और नाखून रफ होना स्टार्ट हो जाएंगे। कई बार आप देखेंगे, अपने नाखून को अभी भी देख सकते हैं, यदि आपके नाखून में बीच में लाइक कोई अलग से एक लाइन सी क्रिएट हो रही है, और नाखून के बीच में स्पून शेप का बन रहा है नाखून, स्पून शेप समझते हैं, जैसे चम्मच होती है। यदि अंगूठे का नाखून आपका चम्मच शेप का होता जा रहा है तो इसका मतलब ये है स्पून शेप का होता जा रहा है। तो ये एक तो रफ, आगे से बिल्कुल ब्रिटल सूखा हुआ लग रहा है कि छोटा छोटा टूट रहा है, ऊपर से स्पून शेप का होता जा रहा है। तो ये मान के चलें कि आप में आयरन की डेफिशिएंसी है, यानी कि ग्रूव्स बन रहे हैं अंदर, बीच में गड्ढा बन रहा है, और बीच में रफ हो रहा है, बीच में से टूट रहा है नाखून। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। हेयर लॉस, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरा हेयर लॉस बहुत हो रहा है, बहुत हेयर लॉस हो रहा है। मैक्सिमम केस में ये पाया गया है कि हेयर लॉस में आयरन की डेफिशिएंसी एसोसिएट होती है। आपका हेयर की डेंसिटी, हेयर का थिन होना, ये आयरन की डेफिशिएंसी के किसके कारण होते हैं, इसी की वजह से इरिटेशन, मूड स्विंग रहते हैं। और कई बार ऐसा मन करता है कि जैसे मैं आइस खा लूं, बर्फ खा लूं। आइस ईटिंग का मतलब, यदि आप में क्रेविंग बढ़ रही है तो ये भी एक आयरन को डेफिशिएंसी को दिखा रहा है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये क्या होता है कि आपको ना रात को भी पैरों में दर्द है, दिन में भी आपके पैर क्रैम्पिंग टाइप में चले गए हैं, तो पैरों में सबसे ज्यादा रेस्टलेस रहता है, तो ये आयरन की डेफिशिएंसी का है। रैपिड ब्रीथिंग है, अनकंफर्टेबल हो जाते हो, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, थोड़ा सा तेज तेज चलना पड़ जाए, एकदम से भागना पड़ जाए, यदि आपकी ब्रीदिंग जो है बहुत फास्ट हो जाए, सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाए, वे भी आयरन की डेफिशिएंसी दिखाता है। और यदि आयरन नहीं होगा पूरा तो आपकी थायराइड में जो T3 T4 बनता है वो T3 में कन्वर्ट पर्टिकुलर नहीं हो पाता। सो इसलिए थायराइड वाले पेशेंट में भी देखा गया है कि आयरन की डेफिशिएंसी
मिलती है। तो जब भी आप थायराइड के साथ यदि आप सफर कर रहे हैं या आपका कोई क्लाइंट सफर कर रहा है, तो ऐसे केस में आयरन को जरूर आप नोटिस कीजिए कि आयरन वहाँ पे बहुत जरूरी होता है थायराइड के फंक्शन के साथ। सो यहाँ पे अ, यदि डेली नीड के बारे में बात करें तो 8 mg पर डे आपको डेली चाहिए। और पोस्ट मेनोपॉज जो महिलाएं मेनोपॉजल जो सिम्टम्स हैं, उसके बाद पोस्ट जो स्टेज आती है फर्टाइल एज के बाद 40-45 के बाद, आप को ज्यादा चाहिए, 18 mg चाहिए। और प्रेगनेंसी में आपको लगभग लगभग 27 mg आपको चाहिए। यानी कि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। वुमेन्स को सबसे ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि पीरियड साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हर महीने एक अच्छा खासा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसमें बहुत सारा आयरन लॉस होता है। मेल में इसलिए इसकी डेफिशिएंसी भी कम देखने को मिलती है। सो आयरन की अनीमिया और आयरन की कमी मेन किसकी वजह से है? वुमेन्स में एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, यदि ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस केस में तो आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती ही है। यदि आपके पेट में गट में अल्सर है, तो यहाँ अल्सर होने की वजह से आपका जैसे गट में आ, अल्सर है, सपोज करो यहाँ पे आपका अल्सर है यहाँ पे, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी बॉडी। आप खा तो रहे हैं, बाईपास निकल जाएगा। इसके कई रीजन है, वो भी मैं दिक्कत करूंगा। पाइल्स के केस में भी आयरन की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि अल्सर में, पाइल्स में आपका जो कोलोन है, गट है, वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। और देखिए, जब इन्फ्लामेशन होता है तो बॉडी सबसे ज्यादा आयरन को बाउंड करना स्टार्ट कर देती है, आयरन को फ्री नहीं रहने देती, क्योंकि आयरन ज्यादा यूज होता है इन्फेक्शन में। आपके जो बीमारी वाले बैक्टीरिया भी हैं, या हेल्दी बैक्टीरिया हो, या आपके जैसे प्रोबायोटिक भी हैं, या पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बीमारी वाले भी हैं, उन दोनों केस में आप उनको दोनों को सर्वाइवल के लिए आयरन चाहिए। तो आपका गट सही नहीं रहता, तो इसका मतलब है कि आप जो आयरन खा रहे हैं वो आपके पेट में जो गंदे वाले बैक्टीरिया हैं वो उसको यूज कर जाते हैं। या आपको इन्फेक्शन रहता है तो वो उसको यूज कर जाते हैं। लो इम्यूनिटी रहती है, तो लो इम्यूनिटी के केस में आपका एक्स्ट्रा आयरन आपकी बॉडी के दूसरे कामों में यूटिलाइज हो जाता है, एज कम्पेयर टू द तो ये एज कम्पेयर टू द ब्लड फॉर्मेशन, आरबीसी और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में। कोलोन कैंसर में, सो पाइल्स के केस में भी आपको हमेशा आयरन पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे डाइटरी, यदि आप डाइट से कम मिल रहा है तो उस केस में भी आपको उसकी कमी होती है। एंटीबायोटिक रिलेटेड डायरिया, यदि आपका गट अपसेट है, गट यदि अपसेट है, तो उस केस में आप इसको लाइक ये कर सकते हैं कि उसमें आपका एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा और कम एब्जॉर्ब होगा। और एंटीबायोटिक की वजह से गट की जो आईबीएस की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या बाउल मूवमेंट जो है वो कम रहता है, उस केस में एब्जॉर्बेंस कम हो जाएगा और धीरे धीरे आयरन की अंदर बॉडी में डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, विद द एज हमारा जो स्टमक है, जो जिसको हम ऊपर वाला हिस्सा बोलते हैं, यानी कि फूड जो बैग है, स्टमक, वो उसमें एसिड बनना कम हो जाता है धीरे 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 एज के अकॉर्डिंग। यदि लो स्टमक एसिड है तो तब आप ये मान के चलें कि आयरन की एनीमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिन्होंने गाल ब्लैडर की सर्जरी करवा रखी है, गाल ब्लैडर नहीं है। ऐसे केस में भी आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो पाता है। तो ये एक नए चैलेंजेस हैं। और जो लोग एंटा एसिड खाते हैं, एंटा एसिड के केस में भी लो एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। नॉट ओनली आयरन, जिंक भी कम एब्जॉर्ब हो पाएगा, मैग्नीशियम भी कम एब्जॉर्ब हो पाएगा। इसीलिए जो एलोपैथ है, एंटा एसिड है, उनके बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो हम नोटिस नहीं करते हैं। सो माल एब्जॉर्प्शन है, इन्फ्लामेशन है, ये बहुत चर्चा करेंगे इसके बारे में। ये नई चीज है जो आपको एनीमिक बना रही है। और इन्फ्लामेशन आज के टाइम पे हम बोलते हैं इसे मदर ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। यदि आपसे कोई पूछे कि आज के बीमारियों की मदर कौन है, वो इन्फ्लामेशन है। सो इन्फ्लामेशन में बेसिकली होता क्या है? यदि इन्फ्लामेशन आपकी क्रोनिक हो जाए, बहुत मतलब
ऐसे लेवल पे पहुंच जाए कि वो एक तरीके से आपको बीमार करना स्टार्ट करे। तो ऐसे केस में आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द जो माइक्रोब्स हैं, जो आपके पेट में माइक्रोब्स हैं, उनको, चाहे वो गुड है बैड है, उनको दोनों को आयरन चाहिए। सो ऐसे केस में इन्फ्लामेशन होते ही बॉडी का एब्जॉर्प्शन है, बॉडी का एक काउंटर मैकेनिज्म होता है कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया है तो फ्री आयरन नहीं छोड़ पाती, फ्री आयरन छोड़ नहीं छोड़ती, तो इससे वायरस बैक्टीरिया को आयरन नहीं मिल पाता और वो जल्दी उसका सरवाइव नहीं हो पाता। एक तरीके से फूड है बैक्टीरिया का, लाइक आपका वायरस का एक तरीके से फूड है। तो ऐसे ही बॉडी जैसे ही कोई चीज अंदर जाती है तो इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है तो आयरन ज्यादा बाउंड हो जाता है, फेरेटिन नाम की एक प्रोटीन है, उससे आयरन बाउंड हो जाता है, बॉडी उसको रिलीज नहीं करवाती। रिलीज नहीं करवाएगी तो आरबीसी भी नहीं बन पाएगी, एनीमिक हो सकते हैं। तो जिसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन रहता है तो उसकी बॉडी में फ्री आयरन जो आरबीसी के प्रोडक्शन में आपको चाहिए वो नहीं मिलता। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है इन्फ्लामेशन को कम करने का, मैं हमेशा बोलता हूँ फास्टिंग। और फास्टिंग आप हफ्ते में एक दिन का होल डे फास्ट रखें और फ्रूट से ही उसको ओपन अप करें तो बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी आप फैक्टर डेवलप कर सकते हैं बॉडी में। नहीं तो शाम का खाना 6-7 बजे खा के आप अगले दिन 9 बजे के आसपास खाएंगे तो आपकी इंटरमिटेटिंग फास्टिंग हो सकती है, जिसके कारण आपकी इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। ऐसे केस में आयरन की डेफिशिएंसी में को यदि आप मीट आउट करना चाहते हैं, विटामिन डी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। और साथ में एंटीऑक्सीडेंट आप यदि डाइट में ज्यादा लें तो भी आप आयरन की डेफिशिएंसी एनीमिया कंडीशन को जल्दी से मीट आउट करवा सकते हैं, इससे एलिवेट पा सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। अ, देखिए, यदि आयरन की कमी हो जाए तो ये हमारे हेयर, स्किन और नेल को भी अफेक्ट करता है। और कैसे अफेक्ट करता है, देखिए स्किन जो है वो पहले हो जाएगी, ये पहले येलो हो जाएगी, और ब्राइटनेस जो कॉम्प्लेक्स है, अब बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनका पेट खराब रहता है, यानी कि आयरन पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ऐसे में उनकी स्किन बहुत डल दिखनी स्टार्ट हो जाती है और उनका ब्राइट जो कॉम्प्लेक्स था वो एक तरीके से लूज होना स्टार्ट हो जाता है और अनइवन टोन बनना स्टार्ट हो जाता है और ब्लेमिशेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारी स्किन भी आयरन पे ही डिपेंड करती है, उसकी ग्लो जो है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, ब्राइटनेस है, टोन है, वो आयरन पे डिपेंड करता है। तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए। नेल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटल हो जाएंगे, स्पून शेप्ड हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे आयरन की डेफिशिएंसी में। और हेयर जो यदि मेल में देखेंगे तो यदि आपको मेल में एनीमिक कंडीशन हो जाए, आदमी में यदि आयरन कम हो जाए, तो ऐसे केस में पैटर्न हेयर लॉस दिखेगा। पैटर्न का मतलब है आपका ये वाले ग्रुप से आपको हेयर लॉस यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है आयरन की डेफिशिएंसी और इस एरिया में ज्यादा हो रहा है। तो बट फीमेल में क्या होता है, पैटर्न की बजाय थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, हेयर थिन होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे हेयर लॉस फिर वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हेयर की जो ग्रोथ है, जब आप किसी को भी आप खुद ऐसा लगता है कि मेरे हेयर फॉल ज्यादा है, तो इसका मतलब ये इंडिकेट हो सकता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन एंड आयरन दोनों के दोनों, इन्फ्लामेशन ज्यादा है, आयरन कम है। तो ऐसे केस में आप आयरन सप्लीमेंटेशन, एंटीऑक्सीडेंट और फास्टिंग ऐसी चीजें ले करेंगे तो आप अपने हेयर्स की हेल्थ को बेटर रख सकते हैं। सो यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि जो इन्फ्लामेशन है, हम यदि आज आज के टाइम पे यदि हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये चीजें निकल के क्या आ रही हैं। एक तो आयरन का एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन, ये दो चीजें बहुत निकल के आ रही हैं। देखो डाइट में आप कितना ले रहे हैं, उसके अलावा डाइट में लेने के अलावा भी यदि बॉडी में नहीं आ रहा है, बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो मतलब लाइक आप एनीमिक होंगे ही। और आप दूसरी ये देखेंगे, यदि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, इफ योर बॉडी इज इन्फ्लामेटरी, व्हाट हैपन, आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो कम होगा। रीजन क्या है, आपके जब आप बच्चे के केस में तो लीवर में ही लीवर में बनता है क्या, एक ईपीओ होता है, एराइथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, जो कि
आपकी बोन मैरो को मैसेज करता है। अब ये क्या कहाँ बना, लीवर में बच्चों के केस में, बच्चे के केस में, अडल्ट के केस में कहाँ बनता है, ये किडनी में बनता है। अब देखिए बहुत सारे लोगों में किडनी की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है ईपीओ नहीं बनेगा, ईपीओ नहीं बनेगा तो यहाँ आरबीसी फॉर्मेशन नहीं होगा। और किडनी सीधा लीवर से भी कनेक्टेड है, लीवर में टॉक्सिफिकेशन है, लीवर ज्यादा तो आपकी बॉडी में ज्यादा इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है, लीवर पे भी, तो आपका आरबीसी फॉर्मेशन कम होता है। सो इन्फ्लामेशन जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रेस के कारण इन्फ्लामेशन बॉडी में आता है। और बड़े बुजुर्गों ने फरमाया है कि आप जो चिंता होती है वो चिता के समान होती है। चिता इसलिए है कि आपका पूरी बॉडी का जो वॉल प्रोसेस है वो अनबैलेंस हो जाएगा, इसलिए आप अपने स्ट्रेस को कम रखें। स्ट्रेस, यदि आपको स्ट्रेस, साथ में स्ट्रेस भी है, तो आप थेरेपी जब प्लान करें तो एंटी स्ट्रेस और एनीमिया के लिए आप फिर हीमोफोर्टिन आप प्लान कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को भी साथ में काबू पाना है और साथ में आपने उसकी सप्लाई भी देनी है। आ, सो एब्जॉर्प्शन में तीन तीन चार चीजें देखने को मिलती हैं। टाइप्स कौन सा आप ले रहे हैं, जैसे फूड टाइप है या सप्लीमेंट टाइप है। फूड की टाइप, जैसे सपोज करें आप मल्टीग्रेन चीजें खाते हैं, तो उसमें एक एसिड होता है फाइटिक एसिड। वो आयरन को बाउंड करवा लेता है और एब्जोर्ब होने नहीं देता, आपके बॉडी में नहीं जाने देता। तो बहुत सारे ऐसे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं। आप सप्लीमेंट में भी जब आप आयरन लेते हैं, उसमें यदि आपकी फॉर्म सही नहीं है, जैसे सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, या आपका फेरस फ्यूमेरेट है, ये जनरली सप्लीमेंट में आते हैं। ये क्या करते हैं कि आपके गट को अपसेट कर देते हैं। यदि गट अपसेट हो जाएगा, आयरन अब्जोर्व ही नहीं होगा, तो बहुत कम अब्जोर्व होता है आयरन। और यदि एसिड नहीं है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग रहती है, आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है, तो आप सप्लीमेंट खा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में आज साइंस में चीजों ने, साइंटिफिक चीजें आज सामने आ रही हैं, एविडेंसेस, नई नई रिसर्च स्टडी, कि यदि आप एलिमेंटल आयरन की बजाय, जो मैंने डिस्कस किए जनरली वही आते हैं मार्केट में, एलिमेंटल आयरन की बजाय यदि आप कॉन्जुगेटेड आयरन या अदर मिनरल्स लेंगे सप्लीमेंट में, वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएंगे और ज्यादा यूटिलाइज हो पाएंगे। सो कॉन्जुगेटेड, इसको हम दूसरी भाषा में, साइंटिफिक भाषा में, कॉन्जुगेटेड का मतलब है एक ये चीज थी, इसके साथ एक चीज और बाउंड कर दी, जिसके कारण ये अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए। इसको कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं चिलेटिंग। चिलेटिंग का मतलब है एक एक्टिव साइट थी, जो उस एक्टिव साइट पे किसी चीज को जमा दिया गया है, उसके साथ बाउंड कर दिया गया है। तो ये कॉन्जुगेटेड मिनरल्स जो टेक्नोलॉजी है, चिलेटिंग जो टेक्नोलॉजी है, वो किसी मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकती है। सो जब यहाँ पे हीमोफोर्टिन की बात करें या अदर मार्केट में जो जितने भी सप्लीमेंट चल रहे हैं, आपकी बॉडी इन्फ्लामेशन यदि आप कंट्रोल नहीं करेंगे, देख लीजिए आप क्या क्या दिक्कतें आएंगी। यदि वो सप्लीमेंट खाएंगे और इन्फ्लामेशन है, तो कोई काम नहीं करेगा वो। आपका गट सेट नहीं है तो काम नहीं करेगा। एक कंडीशन ये, दो कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये है, विद द एज लो एसिड है, एंटा एसिड की टेबलेट खाते हो तो बहुत कम काम करेगा। लीवर की प्रॉब्लम है और गाल ब्लैडर निकल चुका है, तो यदि आप सिंपली आयरन फोलिक एसिड काम करें तो कोई काम नहीं करेंगे। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ गट हेल्थ, बॉडी का इन्फ्लामेशन, एंड टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जो, क्योंकि आयरन भी एक मिनरल्स ही है, किस टाइप का हम ले रहे हैं, और इन इन चीजों को साथ में कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें एनीमिक कंडीशन से निजात पाना बहुत आसान हो सकता है। सो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा इस प्रोडक्ट के पीछे कि इसमें जो जो चीजें डाली गई हैं। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको, हीमोफोर्टिन जो है बेसिकली
हीमोफोर्टिन में मेरे हाथ में भी, मैं भी कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ पिछले लगभग लगभग 15 दिन से इसको। अ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे एडवांस 14 in 1 फॉर्मूला है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिनरल्स जो हैं, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये तो आपको चाहिए ही मिनरल्स में, क्योंकि आयरन का अपना काम है, जिंक का अपना काम है, मैग्नीशियम का अपना काम। यदि नहीं होंगे तो इसके कारण ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे आयरन आयरन के कारण एनीमिक कंडीशन सही नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ विटामिन जो है, B12 आपको चाहिए, B6 चाहिए आपको, और B9 चाहिए, दैट इज फॉलिक एसिड। ये कॉम्बिनेशन भी आपको चाहिए। गट को सही रखने के लिए यहाँ पे इसमें रखा गया है, दैट इज प्रोबायोटिक। और अच्छी चीज ये है, आयरन प्रोबायोटिक जो है, बैक्टीरिया आयरन उनको भी चाहिए, और अच्छी हेल्थ हो जाएगी आयरन के साथ। वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, आपका गट और जल्दी सेट हो पाएगा। और इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट और हर्बल एक्सट्रैक्ट चाहिए, वो भी इसमें डाले गए हैं। तो इसलिए इसका 14 in 1 फॉर्मूला है। और ये ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे, पूरे ग्लोबल मार्केट में, नॉट इन डायरेक्ट सेलिंग में बात कर रहा हूँ, न्यूट्रास्यूटिकल की ग्लोबल मार्केट में आयरन एंड फोलिक, ये पहला एक अपग्रेडेड आयरन फोलिक में मैं बोल रहा हूँ, इसको कैसे अपग्रेडेड है वो भी बता रहा हूँ। बट ये पहला है जिसमें प्रोबायोटिक डाल के दिया गया है। किसी ने आई थिंक अभी तक सोचा ही नहीं होगा कि प्रोबायोटिक भी डाल सकते हैं। अब यार, एक बंदा एंटीबायोटिक खा रहा है, एक बंदे का एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, एक बंदे को ब्लॉटिंग ज्यादा है, एक बंदे का बाउल मूवमेंट सही नहीं है, अल्सर है पेट में, फाइबर कम ले रहा है, गट सही नहीं रह पाता, स्ट्रेस में ज्यादा है, तो आप आयरन फोलिक खिलाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत माइनर सा आपको चेंज देखने को मिल सकता है, बट कुछ होने वाला नहीं। पहले आपको प्राइमरली बॉडी को आयरन को यूटिलाइज और अपटेक करने के लिए वैसा बॉडी को बनाना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। नहीं तो आप बिन मतलब का ये एक तरीके से खर्चा कर रहे हो और कोई भी उसका काम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हर्बल एक्सट्रैक्ट, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक, ये आपकी बॉडी को आयरन को यूटिलाइज करने के लायक बना रहे हैं, आपके इन्फ्लामेशन को कम कर रहे हैं, गट को सही कर रहे हैं। और साथ में जब विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो आपको, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, एंड आयरन है, और साथ में B12, B6, B9 है, ये आपको ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, आयरन के यूटिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। सो यहाँ पे अब एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक भी एक गट को सेट करें, वो भी एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहे हैं। साथ में एक डाला गया है बायोप्रीन। बायोप्रीन क्या है? ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट होता है, काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट है। ये आपके गट में ऐसी कंडीशन पैदा करता है कि इससे, इसको साथ में यूटिलाइज कर लिया तो ये बहुत ज्यादा आपको आपके एब्जॉर्बेंस को, किसी भी मिनरल्स विटामिन के एब्जॉर्बेंस को ज्यादा बढ़ा देता है, यूटिलाइजेशन को ज्यादा बढ़ा देता है। इसके साथ आयरन को विटामिन C भी चाहिए, तो इसमें विटामिन C भी डाला गया है इसके अच्छे से एब्जॉर्बेंस करने के लिए। और यहाँ पे अब इसको आप देखेंगे, आयरन जो है वो किस फॉर्म में लिया गया है? बिसग्लाइसिनेट फॉर्म। इसको आप कॉन्जुगेटेड आयरन बोलेंगे। यदि आप अपने इस प्रोडक्ट को सही से प्रमोट करना चाहते हैं तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्जुगेटेड आयरन है। कॉन्जुगेटेड का मतलब है आयरन को के साथ एक चीज और, इसके साथ इसका बॉन्ड बना हुआ है ग्लाइसिनेट का। ग्लाइसिनेट, जिसको हम बिसग्लाइसिनेट बोल रहे हैं, बॉन्ड की वजह से बोल रहे हैं। तो ग्लाइसिनेट क्या है? ये अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड एक नेचुरल चीज होती है जो आपके प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। और आयरन को यदि ग्लाइसिनेट के साथ बाउंड कर दिया जाए तो साइंस ये बोलती है, आप जो जनरली आप एलिमेंटल आयरन खा रहे हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, उससे उससे ये लगभग 2.5 से 4 गुना तक ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, 2.5 से 4 गुना। 8 mg खा रहे हो तो ये मान के चलूं कि यदि वो 20% एब्जॉर्ब हो रहा था, तो 8 का लाइक ऑलमोस्ट 2 से 3 ग्राम ही आप एब्जॉर्ब कर पा रहे थे।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% उसको एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प कर रहा है ग्लाइसिनेट फॉर्म। और साथ में बायोप्रिन है, विटामिन सी है, प्रोबायोटिक है, तो इसमें और ज्यादा ये हेल्प करेगा। और एक ऐसा फोलिक एसिड डाला गया है जिसको हम फोर्थ जनरेशन बोलते हैं, ये नोट कर लीजिए, फोर्थ जनरेशन फोलेट। फोलेट फोलिक एसिड का ही नाम होता है, चौथी जनरेशन है। चौथी जनरेशन का मतलब क्या है, जब आप फोलिक एसिड को खाते हैं डाइट में से, ये आपके लीवर के पास जाता है। ये लीवर के पास 4 स्टेज में जाता है। ये पहली स्टेज, लीवर इसको फिर दूसरी स्टेज में कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी स्टेज में कन्वर्ट करेगा, फिर चौथी स्टेज में कन्वर्ट करके ये एक्टिव फॉर्म होता है और बॉडी इसी को ही यूटिलाइज कर पाती है। सपोज करें अभी आपका लाइक आज अभी आपका फैटी लीवर है, इन्फ्लामेटरी लीवर है, या लाइक गाल ब्लैडर जैसी प्रॉब्लम आपकी उसमें है, तो ऐसे केस में आप मान के चलें कि आपका जो एक्टिवेशन है, यानी कि इसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड का जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा एक्टिव फॉर्म में, तो वो भी फिर काम का नहीं है। तो इसलिए जो क्वार्टर फोलिक है ये पेटेंटेड है, और फोर्थ जनरेशन फोलेट है। फोर्थ जनरेशन फोलेट क्यों है, क्योंकि ये चौथी जनरेशन जो है सीधी एक्टिव फॉर्म, वही एक्टिव फॉर्म है कि बॉडी इसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकती है, आपका लीवर का काम को बाईपास करके। आपके लीवर पे बर्डन नहीं बढ़ाती, आपके लीवर में प्रॉब्लम भी है जब भी आप फोलिक एसिड को ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। सो साथ में विटामिन सी है जो आयरन को एब्जॉर्ब करवाता है, बी 12 है, और जिंक है। जैसे यदि बी 12 नहीं होगा तो परनीसियस एनीमिया होता है, आपके गट अपसेट रहना स्टार्ट होगा। दूसरा, आपका जो आरबीसी है वो बड़ा साइज का बन जाएगा, जैसे एक नॉर्मल साइज होता है एक बड़ा साइज का बन जाएगा। बड़ा बने या छोटा बने, यदि नॉर्मल साइज का नहीं बन रहा तो इसका मतलब एक ही है कि आपकी आरबीसी सही से काम नहीं कर पाएगी। बी 12 की कमी में बड़ा हो जाएगा, फोलेट की कमी में भी आपका ये छोटा हो जाता है, ये छोटी रह जाती है। तो आपका फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 इस आरबीसी की प्रॉपर शेप बनाने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूर आपको चाहिए आयरन के साथ। सो आप जर्नल फोलिक एसिड कैसे काम करता है, 4 स्टेज में जाके लीवर पे कन्वर्ट होगा, और ऐसे प्रोसेस में आज के टाइम पे लीवर की जो बीमारियां हैं, इन्फ्लामेशन है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसमें ये बहुत सारा वैसे ही वेस्ट हो जाता है, और आपकी बॉडी यूं की यूं एनीमिक बनी रहती है, और लॉन्ग टर्म तक आप यूज करते हैं आपको फिर भी इफेक्ट नहीं आते। तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्वार्टर फोलिक आया। और साथ में आप देखेंगे मैग्नीशियम बी 12, और इसमें जो बीट रूट पड़ा हुआ है, बीट रूट है इसमें, यानी कि चुकंदर जो है, एंड मोरिंगा एंड स्पिनच। मोरिंगा भी मिनरल्स का एक तरीके से खजाना माना जाता है, जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक बहुत ज्यादा होते हैं। और जैसा कि आप स्पिनच को देखते हैं, पालक को देखते हैं, तो ये भी आयरन और मैग्नीशियम का बेस्ट सोर्स होता है, जो आपकी ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और नेचुरल फॉर्म में होता है इसमें आयरन, फोलिक एसिड। और नेचुरल फॉर्म जो है वो हमेशा ज्यादा यूटिलाइज होती है, बट कॉन्जुगेटेड आयरन है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू जो नेचुरल चीजें होती हैं वैसे ही, इसलिए ये ज्यादा यूज हो पाता है, यूटिलाइज हो पाता है। बीट रूट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है। आप ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, ब्लड सारी जगह पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी तो एनर्जी ज्यादा रहेगी। सो ये स्टेमिना बढ़ाने में भी काम कर रहा है। मोरिंगा, स्पिनिच एंटीऑक्सीडेंट एंड अदर मिनरल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ईपीओ बूस्ट हो जाता है। यदि देखिए ये देखा गया मैग्नीशियम की कमी हो जाए और आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, तो आपका इराइथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन कम बनेगा, जो कि चाहिए आपकी हड्डी को किस चीज में कन्वर्ट करने के लिए, उसको मैसेज देने के लिए, जो बीच वाला पार्ट था, रेड बोन मैरो था, इसको मैसेज देने के लिए यही चाहिए था आरबीसी बनाने के लिए। ये कम होगा तो जिसकी वजह से आपके आरबीसी कम बनेगी। और इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन में जितनी आरबीसी बन रही हैं उससे उस उतनी ज्यादा आपकी आरबीसी खत्म भी होती जा रही है। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल आपका जो टर्नओवर है आरबीसी का, वो कई बार पॉजिटिव में नहीं जा पाता। तो इन्फ्लामेशन ऐसे नई आरबी हमारी वर्किंग आरबीसी की लाइफ को छोटा कर देती है, मार भी देती है। इस तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में भी आपके यहाँ देखेंगे बी 3 है, बी 6 है, बी 12 है, जिंक, मैग्नीशियम है,
आपके इसमें न्यूरो की हेल्थ भी सही रहती है, एनर्जी भी। और जिंक और मैग्नीशियम से आपको स्किन भी अच्छा रहता है और हेयर भी अच्छे ग्रो करते हैं, और मसल भी रिलैक्स रहती है, और नींद भी अच्छी दिलाने में हेल्प करता है मैग्नीशियम। सो जिंक मैग्नीशियम। अब इस बोतल को उठा के देखेंगे तो जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, जिंक जो डाला गया है वो 100%, जो आपको पूरे दिन में चाहिए उतना जिंक इसमें है। मैग्नीशियम आपका 54% डाला गया है, 54% जो आपको पर डे चाहिए। और प्रोबायोटिक 10 मिलियन CFU डाले गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आयरन है 100, आपका आयरन है 100%, आपका जो डेली आपको चाहिए RDA वैल्यू वो डाला गया है। फोलिक एसिड 100% है। B3 100% है। B3 से क्या है, जिनको सांस चढ़ते हैं, क्योंकि आयरन की एनीमिया कंडीशन में सांसें ज्यादा चलेंगी, हाँ, ज्यादा ज्यादा एक तरीके से ब्रीदिंग करेंगे, ऐसे केस में एनर्जी कम बनती है ऑक्सीजन की कमी में, आयरन की कमी के कारण। तो B3 एक तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा देगा, जिसके कारण आपको हाई एनर्जी फील होगी जल्दी से। B6 है वो आपका जिसके कारण RBC छोटा बनता है, तो वो माइक्रोलाइटिक जो अनीमिया है वो इसकी वजह से होता है। सो B6 भी इसमें 100% है। विटामिन B12, देखिए B12 के लिए अलग से ही मार्केट में लोग प्रोडक्ट ढूंढने जाते हैं। विटामिन B12 भी इसको, जो आपको पर डे 100% RDA वैल्यू है, वो पूरा 100% इसमें डला हुआ है। और 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इसमें पेटेंटेड डले हुए हैं, जैसे क्वार्टर फोलिक, 4th जनरेशन फोलिक एसिड है, जो लीवर के कन्वर्जन की इसको जरूरत नहीं है, सीधा आपकी बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा। बायोप्रीन है, दैट इज आल्सो पेटेंटेड, जो आपके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्बेंस को बढ़ाता है। ट्रांस रेस्वेराट्रोल भी डाला गया है। ट्रांस रेस्वेराट्रोल, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ट्रांस रेस्वेराट्रोल रेड वाइन का एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। देखिए रेड वाइन के बारे में आपने सुना होगा, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, पर उसमें अल्कोहल होता है, तो आपके ब्रेन के लिए, और अल्कोहल को साइटोटॉक्सिक बोला जाता है, सेल के लिए जहर का काम करता है अल्कोहल। तो ये रेड वाइन का एक्टिव जो मेन चीज थी, उसका यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे विदाउट यूज ऑफ अल्कोहल। और यहाँ पे यदि मैं जाऊं तो लाइक आपको दूसरी तरीके से इसको बताऊंगा। एक एक गिलास रेड वाइन में कितना आप 1 ग्लास ऑफ रेड वाइन कंटेन 1.2 mg ऑफ ट्रांस रेस्वेराट्रोल। अब इसमें आप देखेंगे कितना डला हुआ है, 25 mg के आसपास डला हुआ है। यही आपका यंग फ्यूल में भी डला हुआ, उसमें ज्यादा, उसमें डला हुआ एंटी एजिंग का भी काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, हार्ट के लिए अच्छा होता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, लीवर के लिए अच्छा होता है। इसमें आप देखेंगे 25 mg डला हुआ, और ये पेटेंटेड एंथम का लिया हुआ है। और 25 mg को यदि इससे आप करेंगे तो लगभग लगभग मान के चलें 20 गिलास तो आपको, 20 गिलास रेड वाइन का जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो आपको आपके एक डोज में मिल जाता है। सो बिना अल्कोहल के आप 20 ग्लास ऑफ वाइन के बेनिफिट को यूटिलाइज कर पाएंगे। और साथ में पोमेग्रेनेट है, यानी कि अनार का एक्सट्रैक्ट डला हुआ, स्पिनच, मोरिंगा एंड बीटरूट, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो EPO बूस्टर होते हैं, यानी कि वो ऐसा हार्मोन। EPO क्या कर रहा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, EPO बूस्टर क्या है, किडनी में ये बनता है, किडनी से बोन मैरो में जाता है, बोन मैरो में जाएगा तो यहाँ से ये RBC बनाना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए आप देखेंगे पोमेग्रेनेट, मोरिंगा और स्पिनच एंड बीट रूट, और साथ में ट्रांस रेस्वेराट्रोल। तो एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, जो बनी हुई RBC हैं उनको भी बचाते हैं, नई बनाने के लिए EPO को भी बूस्ट करते हैं। एंड साथ में आप देखेंगे इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। और साथ में एक तरीके से आपका एंटी एजिंग इफेक्ट भी है। जैसे कि आप जानते हो कंपनी का मेन जो कोर एक तरीके से प्रोडक्ट का वैल्यू रहता है, उसमें एंटी एजिंग हम डालते हैं कि आप लंबे जिएं और हेल्दी जिएं। तो ट्रांस रेस्वेराट्रोल एंटी एजिंग का काम करता है, B3 एंटी एजिंग का काम करता है, और प्रोबायोटिक भी एंटी एजिंग का काम करते हैं।
सो वापस से पीपीटी पे मैं चलूंगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांस रेस्वेराट्रोल, मोरिंगा, पोमेग्रेनेट, विटामिन सी, जिंक, स्पिनच। इम्यूनिटी बढ़ेगी, आयरन का एब्जॉर्बेंट बढ़ेगा एंड यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, ज्यादा आरबीसी बनेगी, ज्यादा ब्लड अच्छा रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। राइट। सो ये एक तरीके से मैंने इस प्रोडक्ट को आपके साथ शेयर किया। और इंग्रेडिएंट को जैसे क्वार्टर फोलिक जो है वो 4 जनरेशन है, मैं बता चुका हूँ। फोलेट स्टेबल है, बायोएक्टिव फॉर्म है, जिसको हम 5 MTHF बोलते हैं, इमीडिएटली बॉडी में यूज हो जाता है। जैसे सिंथेटिक फोलिक एसिड यूज ही नहीं होते, वो बॉडी में कन्वर्ट ही नहीं होते लीवर के थ्रू। सो हाईली बायोलेबल है, बेटर एब्जॉर्प्शन है, क्लिनिकल प्रूवन है, रिड्यूस अनमेटाबोलाइज फोलिक एसिड। एंड एविडेंसेस में जाओगे तो आप 2022 का पब्लिकेशन है, उसमें ये मैंने रेफरेंस इसमें दे रखा है, और आप इसके पीपीटी में भी देख पाएंगे। 2010 के न्यूट्रिशन नेचर मेटाबॉलिक्स में एक पब्लिकेशन है, उसमें भी बताया गया है, और 2022 में भी। तो साइंटिफिक एविडेंस बेस है। और मैंने सीधा बताया कि आप डाइट डाइट से लेते हो तो ऐसे लीवर इसको कन्वर्ट करता है, और ये पूरा कन्वर्ट हो नहीं पाता, तो अनअवेलेबल रहता है। और ये सीधा 5 मिथाइल फोलेट में है, जिसको 4th जनरेशन हम बोलते हैं। सो 2016 की ये स्टडी है। फोलेट, फोलिक एसिड एंड 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट आर नॉट द सेम थिंग। जो आप खा रहे हैं वो फोलेट एंड फोलिक एसिड, वो जो आप ये क्वार्टर फोलिक खा रहे हैं, ये सारे, ये दोनों सेम नहीं है। ये एक तरीके से आपके हीमोसिस्टिन लेवल पे, इसमें लिख रखा है, एक वर्ड आता है हीमोसिस्टिन। ये हीमोसिस्टिन आपके अल्जाइमर के केस को बढ़ा देता है, आपके नर्वस सेल्स को डैमेज करता है। इसके भी लेवल को कम करता है क्वार्टर फोलिक। ये तो इसका मतलब है ब्रेन भी शार्प रहेगा, ज्यादा यादा शक्ति आपकी, मेमोरी, इसमें मेमोरी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। सो अदर जैसे आयरन, फेरस, बिसग्लाइसिनेट है जो जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। साइंटिफिक स्टडी ये बोलती है कि बिसग्लाइनिस एडिस 2 से 4 गुना, 2 to 4 टाइम मोर बायोलेबल, ज्यादा बायोलेबल है एज कम्पेयर टू फेरस सल्फेट, जो मार्केट में आपको मिलता है। और उससे जीआई डिस्कम्फर्ट होता है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद इसको छोड़ना पड़ता है, इससे पेट जो है डाइजेशन सिस्टम है अनबैलेंस रहता है, बट इसमें नहीं होने वाला। आपका कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई एक तरीके से जैसे भी आप बाहर का जब एलिमेंटल आयरन खाएंगे, तो एलिमेंटल आयरन में जो स्टूल का कलर है, स्टूल का कलर कैसा हो जाता है, स्टूल का कलर हो जाएगा ब्लैक। पर इस आयरन में ब्लैक कलर नहीं होगा, क्योंकि लाइक जीआई का में साइड इफेक्ट होता है। जो जर्नल आयरन फोलिक एसिड खाते पेट में डिस्कम्फर्ट फील करता है, करवाता है, जिसमें जनरली आपका एस्कोर्बेट है, फुमेरेट है, सल्फेट है, ये 3 टाइप के आयरन जनरल मार्केट में मिलते हैं जो डिस्कम्फर्ट करते हैं। बिसग्लाइसिनेट आपके डाइजेशन सिस्टम को डिस्कम्फर्ट नहीं करता है। और प्रेगनेंसी लेडी भी कंटिन्यू 9 मंथ तक ले सकती हैं इसको। इफ आयरन काजिंग मोर गैस्ट्रो, जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल के साइड इफेक्ट करता है, उसके कारण ब्लैक स्टूल है, एक्सेस आयरन एक्युमुलेशन है एंटेरोसाइट्स में, कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है। सो प्रेग्नेंट लेडीज जनरली स्टॉप कर देते हैं आयरन को कंज्यूम करना, और उनका जो पर्पस था वो भी हैम्पर्ड हो जाता है। सो यहाँ पे जिंक भी बहुत नेसेसरी होता है, किसके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जो कि एक तरीके से प्री टर्म बर्थ एंड पोस्ट पार्टम डिप्रेशन को कम करता है। मैग्नीशियम भी बहुत नेसेसरी होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो उनके लिए तो एक वरदान है, मैं कहता हूँ। और मेनोपॉजल टाइम जो आपका प्री मेनो, उसमें भी वरदान का काम करेगा। एथलीट के केस में भी ये वरदान का काम करेगा। ईपीओ बूस्टर है, ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर पाएंगे, स्टेमिना, एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो ये प्रोडक्ट अकेला, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आयरन फोलिक नहीं है। इस कंप्लीट, यू कैन से साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ एक कंप्लीट, एक ऐसा आपके पास हीमोफोर्टीन है जो पूरे ब्लड को और आपकी बॉडी को बेटर करने में, होलिस्टिक एक तरीके से रिकवरी करने में, हील करने में आपकी हेल्प करता है। सो इनहांस हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, बिसग्लाइसिनेट फोम, और आइडियल फॉर दो सेंसिटिव डाइजेशन एंड पुअर आयरन अब्जॉर्प्शन जिनका है, जिनका डाइजेशन कमजोर रहता है, उनके लिए बहुत आइडियल होता है ये।
और मैग्नीशियम भी इसमें जो डला वो ग्लाइसिनेट फॉर्म में डला, वो भी कॉन्जुगेट ही है। हाई बायोलेबल एंड जेंटल ऑन स्टमक। जेंटल ऑन द स्टमक का क्या मतलब है? मिनरल साइन जो है वो स्टमक के साथ जेंटल नहीं रहते, वो एक तरीके से अनबैलेंस करते हैं जो कॉमन अदर साल्ट होते हैं उनसे। सो चिलेटिंग फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम इज बेटर देन, और ये नॉन लग्जेटिव है, यानी कि दस्त भी लग जाते हैं लोगों को मैग्नीशियम जो अदर साल्ट आते हैं उसकी वजह से। तो ये रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मसल का क्रैम्प, फटीग, स्ट्रेस, ये सारी चीजें इसमें बड़ा आराम मिलता है मैग्नीशियम लेने में। और मैग्नीशियम का बेस्ट फॉर्म ही ग्लाइसिनेट फॉर्म होता है जो यहाँ पे आप हीमोफोर्टिन में यूज कर रहे हैं। सो एविडेंसेस में आप देखेंगे मैंने पेपर की कटिंग लगा रखी है। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट वर्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो जनरली मार्केट में सप्लीमेंट में ये वाला मिलता है, आप ये वाला यूज कर रहे हैं। पेशेंट फॉर आइडियल रिसेक्शन, यहाँ पे मैग्नीशियम डाइग्लाइसिनेट रिप्रेजेंट हाई अवेलेबल फॉर द मैग्नीशियम दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन द पार्ट एज इंटैक्ट डाइपेप्टाइड इन द प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये ज्यादा ही अब्जॉर्ब होता है, साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। इसके साथ ओरल फेरस बिसग्लाइसिनेट सप्लीमेंट ऑन हीमोग्लोबिन एंड फेरेटिन कंसंट्रेशन इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन एंड सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटालिसिस रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में भी ये पाया गया है कि 2023 का लेटेस्ट पब्लिकेशन ये बोल रहा है फेरस बिस्गलाइसिनेट 25 mg आर इज इफेक्टिव एज द फेरस सल्फेट। वो 50 mg खाएंगे, 25 mg, और यहाँ कितना डला हुआ है? 27 mg। तो जो मार्केट में आ रहा है वो लगभग आपको कितना खाना पड़ेगा? लगभग लगभग खाना पड़ेगा 60 से 70 mg। 60 से 70 mg के लिए 2 से 3 टैबलेट खाओगे, क्योंकि एज पर द एफएसएसआई आप 100% आरडीए से ज्यादा डाल नहीं सकते। आरडीए से 100% डाल सकते तो ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी, फिर से कॉस्ट आप इफेक्टिव की बात आएगी, तो ये कम में ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, तो कॉस्ट वहां पे भी आप इसको कंपेरेटिव का दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे सभी में, ये मैंने पेपर के पब्लिकेशन आप लोगों के साथ शेयर किए। विटामिन सी जो है वो नॉन हीम आयरन एब्जॉर्प्शन। नॉन हीम आयरन क्या होता है? एक टर्म आ रही है, वेजिटेबल सोर्स से जो आयरन आता है उसको हम नॉन हीम आयरन बोलते हैं। वो एब्जॉर्ब कम होता है, पर विटामिन सी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। बट यहाँ पे आप फिर से देखिए, बिसग्लाइसिनेट फॉर्म है जिसका कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं है, एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, 4 टाइम ज्यादा हाई होता है। और विटामिन सी भी डाल दिया तो डेफिनेटली और ज्यादा हो सकता है, और बायोप्रिन भी है तो और ज्यादा इसको बढ़ावा देता है एब्जॉर्प्शन में। ट्रांस रेस्पिरेटोल बी द मोस्ट बायोएक्टिव एंड स्टेबल फॉर्म कंपेयर टू द अदर जो हम ये यूज कर रहे हैं। ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है आरबीसी का, जो फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है स्ट्रेस के कारण, पेस्टिसाइड्स के कारण, उसको भी ये कंट्रोल करता है। एंटीऑक्सीडेंट जो इसमें डाले गए हैं, विटामिन सी है, ट्रांस रेस्पिरेटोल है। आयरन के एब्जॉर्बेंस को बढ़ावा देना, रिड्यूस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जो के कारण जो एनीमिया है उसको भी ये कम कंट्रोल करते हैं, पेट से ही होना स्टार्ट हो जाता है प्रोबायोटिक से, फिर एंटीऑक्सीडेंट है इनकी वजह से। सो स्पोर्ट बोन मैरो एंड आरबीसी प्रोडक्शन ओवरऑल। सो प्रोबायोटिक में भी आप 2000 लेटेस्ट पब्लिकेशन, हम लेटेस्ट स्टडी करते रहते हैं चीजों को कि वर्ल्ड में न्यूट्रिशन में क्या चल रहा है, कौन से मॉलिक्यूल चल रहे हैं, क्या होने वाला। तो लेटेस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग जैसे हमने प्रोडक्ट जब प्लान कर रहे थे तो इन सारी चीजों की तरफ हम देख रहे थे। लेटेस्ट स्टडी दैट इज वाई, देखिए मैं ऐसा नहीं कि प्रोबायोटिक हमारी साइंटिफिक टीम ने ऐसे ही डाल दिया हो आप जस्ट मार्केट में अलग दिखने के लिए। नो, मार्केट में अलग दिखने का कोई पर्पज नहीं होता। हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, वो प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करके बेटर रिजल्ट ले पाएं, ये हमारा प्रोस्पेक्टिव रहता है जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं। तो यहाँ स्टडी जो है, स्टडी शो हाउ प्रोबायोटिक्स में इंक्रीज फेरेटिन एंड हीमोग्लोबिन लेवल इन आयरन डेफिशिएंट इंडिविजुअल। सो यहाँ पाया गया कि यदि कोई आदमी प्रोबायोटिक यूज करता है तो वो इम्प्रूव करता है सीरम आयरन, उसका इम्प्रूव सीरम में, यानी कि आपके ब्लड में और जो सीरम बॉडी में लिक्विड है उसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोबायोटिक यूज करने से। जिससे इम्प्रूव गट होता है और आयरन का अब्जॉर्बेंस होता है और इन्फ्लामेशन कम होता है, और लाइक माइक्रोबियल बैलेंस दैट सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अपटेक एंड एनहांस द फेरेटिन एंड हीमोग्लोबिन। इसके कारण आपका गट के कारण हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है।
हर्ब्स में भी आप देखेंगे जो मोरिंगा है, वो एक तरीके से एनीमिया को बहुत अच्छे से डील कर सकता है। स्पिनच है, नॉन हिम आयरन, फोलेट एंड क्लोरोफिल होता है। ये आपके आयरन को बहुत आगे लेके जाते हैं, अच्छे से एब्जॉर्ब करवाते हैं और यूटिलाइजेशन अच्छे से करवाते हैं। पोमेग्रेनेट में आयरन, पॉलीफिनोल्स, पॉलीफिनोल्स एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट। सो ये दोनों के दोनों आरबीसी को प्रोटेक्ट भी करते हैं और एक तरीके से ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन को भी बढ़ाते हैं। बेटर हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करते हैं। बीट रूट नाइट्रेट रिच होता है, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा। बायोप्रिन एब्जॉर्प्शन को 30% तक एनहांस कर देता है। जो जर्नल एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का, उसको 30% से ज्यादा और बढ़ा देता है ये, राइट। सो अब यहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक चीजें मैंने जो जो इंग्रेडिएंट उनके बारे में दी हुई, आपको पीपीटी हम जरूर शेयर कर लेंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है, अभी आता है कि किस कंडीशन में कैसे कैसे हम इसको दे सकते हैं। एथलीट की कंडीशन में कैसे देंगे। सो अब यहाँ कंडीशन डिस्कस करते हैं कि आप नोट कर लीजिए। थायराइड के कंडीशन में भी हमेशा आयरन को साथ में रखना चाहिए, आयरन फोलिक एसिड को, यानी कि हीमो का, थायरो का, थायराइड के 2 कैप और हीमो का 1 कैप। हेयर के केस में भी हमेशा आपको आयरन फोलिक वाला सप्लीमेंट देना चाहिए। हीमो 14 डेली 1 आपको लेना चाहिए। यदि मेनोपॉजल कंडीशन में है तो अमेजिंग 40 के साथ आयरन फोलिक एसिड आप ले सकते हैं, अमेजिंग 40+ है, यानी कि हीमो ले सकते हैं। स्ट्रेस के केस में असवा 1, असवा 1 या ब्रेन 1 में से एक चूज करें, और साथ में यदि एनीमिया है तो हीमो भी साथ में देना स्टार्ट करें। पहले हफ्ते हीमो के आप 2 से 3 कैप्सूल दे सकते हैं, उसके बाद नॉर्मली एक कर सकते हैं। जनरल वेलबींग, जैसे मैं एथलीट या एक्सरसाइज करता हूं तो मैं डेली, अभी मैंने स्टार्ट किया तो मैं डेली लूंगा 1 डोज 120 दिन तक। 120 दिन का मतलब है आरबीसी जो है वो, उसकी लाइफ 120 दिन होती है, तो जो नई आरबीसी बनेगी तो वो अच्छे से बन पाएंगी। और एक तरीके से ब्लड बूस्ट होगा, हीमोग्लोबिन बूस्ट होगा, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी अच्छी होगी। दूसरे केस में गाल ब्लैडर, किसी का लीवर में दिक्कत है, तो ऐसे केस में हमेशा लीवर को आपने पहले लीवर 1 और लीवो 1, ये दोनों साथ में, प्लस साथ में हीमो 14+। यदि आपको लगता है लो एसिड बनता है और मैं लाइक गट के ज्यादा इशू रहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। एक आपको हीमो 14 1 कैप, 30 ml आपका एसबीटीसी जूस सुबह सुबह, साथ में एसबीटीसी के साथ में लेना स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होगा, क्योंकि विटामिन सी भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और गट भी सही बैलेंस करने का काम रखता है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उसके साथ आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट भी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि वो जूस एक तरीके से न्यूट्रिशन है, जूस एक तरीके से नेचुरल चीज है, और साथ में हीमो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के केस में, प्रेगनेंसी के केस में आप स्टार्टिंग में भी 2 कैप्सूल रख सकते हैं, और डेली 2 कैप्सूल के फॉर्म में आप 9 मंथ तक यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के केस में आप देखेंगे, मुझे लगता है कि प्लानिंग करने से पहले वुमेन्स को असवा 1 है, 18+ है, और आयरन है, कैल्शियम है और प्रोटीन है, ये कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, जिसके कारण उनकी बॉडी की डेफिशिएंसी कम हो जाए। मेल को भी फोकस करना चाहिए आयरन फोलिक पे, असवा 1 पे और कैलमैगडी पे। मेल को इस पे फोकस करना चाहिए। क्रिल भी ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि जो स्पर्म की क्वालिटी है एंड क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाए। और एक तरीके से हम बात करें तो वी कैन plan a healthy generation, just taking the good nutrition before planning, family planning से। एंड लाइक 35+ में तो मुझे लगता है एक आयरन तो आपको चाहिए चाहिए डेली, बिकॉज आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, और एंटी एजिंग का काम भी करता है ये। तो आप यंग के साथ इस हीमो को भी आप प्लान कर सकते हैं, असवा को भी प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप
प्राइमरी थेरेपेटिक प्रोडक्ट के साथ इस आयरन फोलिक एसिड को यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आपको लगता है लीवर में दिक्कत है तो आपको जरूर लीवर के साथ इसमें एड ऑन करना चाहिए। एनीमिया भी है तो प्राइमरी के साथ आ, कोई प्राइमरी इशू है उसके साथ एनीमिया भी है, तो दोनों का आप पैरेलली यूज कर सकते हैं। और इसका स्टमक पे गट फ्रेंडली है ये, मतलब प्रोबायोटिक तो है, एक फ्रेंडली होता ही है। इसका कोई इरिटेशन नहीं, बिसग्लाइसिनेट इरिटेट नहीं करता, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इरिटेट नहीं करता, आपका जिंक भी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में वो भी इरिटेट नहीं करता, तो नॉन इरिटेंट है। सो ऐसा सप्लीमेंट मार्केट में पहली बार, इसको खूब दबा के यूटिलाइज कीजिए, प्रमोशन कीजिए और अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को जरूर ईपीओ के बारे में बात कीजिए। ईपीओ बूस्टर है, स्टेमिना बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर है, कि आपका फिजिकल और कार्डियक जो स्टेमिना है वो दोनों इंक्रीज हो जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। प्रेग्नेंट लेडी को आप देंगे तो बहुत अच्छा एनीमिक कंडीशन से एलिवेट होने का काम करेगा। वुमेन जिसके हेयर फॉल ज्यादा होता है उसको यूटिलाइज करने के देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इवन बच्चे भी इसको आधा यूटिलाइज कर सकते हैं, आधा कैप्सूल निकाल के, क्योंकि ये टैबलेट फॉर्म में नहीं है, कैप फॉर्म में है। कैप को निकाल के जूस में डाल के आप बच्चे को दे सकते हैं। इसका कोई भी यूटिलाइज इसको कर सकता है। कुछ लोग उसमें पूछते हैं मुझे, सिकल सेल एनीमिया, दैट इज आल्सो जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें जो राउंड शेप की बजाय सेल ऐसी बन जाती है, रेड ब्लड सेल्स। तो ऐसे केस में आप दे सकते हैं कि मैं इसको ये नहीं बोलता इसकी रिकवरी हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा, बट यू कैन सपोर्ट विद एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक एंड ऑल, विद आयरन फोलिक एसिड। सो जहां तक मुझे लगता है, मेरा एज पर माय एक्सपीरियंस एंड विद दिस ऑल द फॉर्मुलेशन, आपको महीने में 2 से 4 तक हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ना चाहिए। और जब भी आप खाना स्टार्ट करें, मेरे पास भी इसको आप 1 महीने के बाद रिजल्ट जरूर देखें, कि आप का कितना हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा है। आज की रिपोर्ट, अगले दिन की रिपोर्ट, मतलब अगले महीने या 45 डेज के बाद की रिपोर्ट अपनी जरूर करवा के देखें और हमारे साथ शेयर करें। और जो भी बेस्ट तरीके से शेयर करेगा जरूर हम उसको एक बहुत शानदार गिफ्ट देने वाले हैं, हीमो 14 के साथ साथ और चीजें भी देने वाले हैं। सो जरूर भेजिए अपने अपलाइन के थ्रू, अपने अपने फीडबैक भेजिए। और लाइक, ये ट्रेनिंग आपके यूट्यूब पे पड़ी है, दोबारा से आप इसको देख के इसमें नोट्स बना के अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने प्रोफेशनल लोगों के साथ बैठिए और एक अच्छा खासा यू कैन से ये अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी लेके जा सकता है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। यही मेरी तरफ से था कि आपको आयरन के बारे में, फोलिक एसिड के बारे में, या इस प्रोडक्ट के बारे में, क्यों आयरन फोलिक एसिड से अलग है, कैसे इसमें और बेटर रिजल्ट आ सकते हैं, क्यों ये बनाया गया है, इन सारी चीज़ों के साथ हमने एक्सप्लेन किया। सो जय हिंद, जय जय भारत, बाय बाय, सी यू।